हिंद साथियों, स्वागत है आपका अंत्योदय सिविल सर्विसेज एकेडमी में। इस श्रृंखला में यह दूसरा लेक्चर है। इसमें हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, जो कि पेपर 1 के पार्ट बी का यूनिट 1 है, और इसमें हम बिंदुवत रूप से समस्त टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, कल हमने यहाँ पर पठार पढ़ लिया था, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैदान। साथियों, मैदान का टॉपिक हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारी एक और श्रृंखला डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जो कि 5 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको डेली टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, जिसमें 10 3 मार्कर, 5 5 मार्कर और 2 11 मार्कर क्वेश्चन दिए जाएंगे, और प्रतिदिन 2 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। एक की टाइमिंग सुबह लिखने की होगी और एक की टाइमिंग शाम को लिखने की होगी। इस तरह से आप इसमें ज़रूर सम्मिलित होइए और इस रणनीति का फ़ायदा उठाइए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। डीएमपी की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जो कि है मैदान। सबसे पहले हम मैदान की परिभाषा देखेंगे। साथियों, सीमैन भूवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा है कि मैदान में निम्न उच्चावच होते हैं तथा ढाल की अपेक्षा समतल क्षेत्र अधिक पाया जाता है, अर्थात ढाल कम होती है और प्लेन एरिया ज़्यादा होता है। भौगोलिक डिक्शनरी के अनुसार क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई वाले समतल क्षेत्र जिनके ढाल मंद होते हैं मैदान कहलाते हैं, अर्थात समुद्र तल से ऊंचे हैं लेकिन प्लेन क्षेत्र हैं, उनके ढाल बहुत ही स्लो होते हैं, वो मैदान कहलाते हैं। कुछ विशेषताएं भी हैं या कुछ बिंदु हैं जिन्हें आप पढ़ लें, तो जिन्हें आप विशेषताओं में भी ऐड कर सकते हैं, और अन्य परिभाषा यदि सिर्फ मैदान लिखा आएगा तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये नोट पॉइंट में दिए गए हैं। मैदान धरातल की समतल एवं कम ऊंचाई वाला एक उच्चावच है, जिसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से कम तथा स्थानीय ढाल अत्यंत मंद होता है। यह आसपास के पर्वतों तथा पठारों से कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। यह सागर तल से ऊंचे और नीचे हो सकते हैं, जैसे कि हॉलैंड का तटीय मैदान सागर तल से नीचे है, जबकि अमेरिका का मिसिसिपी का मैदान समुद्र तल से ऊंचाई पर है। अर्थात ये ऊंचे भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। सामान्यतः ऊंचे ही होते हैं, क्योंकि नीचे होंगे तो जल भराव उन्हीं में ही होगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह नीचे भी हो सकते हैं। मैदान का ढाल मंद तथा सागर तट की ओर क्रमशः कम होता जाता है। द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप के अंतर्गत मैदानों में तटीय तथा आंतरिक मैदानों को ही सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के जो स्थल रूप होते हैं, उनमें मैदानों में तटीय तथा आंतरिक मैदानों को ही शामिल किया जाता है। जो तटीय मैदान होते हैं और आंतरिक मैदान होते हैं, इनको शामिल किया जाता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में। अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा निर्मित मैदानों को तृतीय श्रेणी के स्थल रूपों में सम्मिलित किया जाता है। मैदानों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। सामान्य रूप से मैदान समतल एवं सपाट होते हैं, किंतु अपर्दन के साथ यह तरंगित हो जाते हैं। यह बिंदु यहाँ पर देखने वाला है कि जैसे ही अपर्दन होता है तो यह तरंगित भी हो सकते हैं। निर्माण मुख्य रूप से अपर्दन के दूतों या बहिर्जनित बलों के प्रवाह, जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, भूमिगत जल, सागरीय लहरें आदि के अपर्दन और निक्षेपण कार्यों द्वारा होता है। मतलब इनका निर्माण जो है, जो भी कारक होंगे अपर्दन के, उनके द्वारा होगा, जैसे कि जल, हवा, हिमानी, जो भी अपर्दन करेगा, और फिर जो अपर्दन के अपर्दित जो पदार्थ होंगे उनका निक्षेपण करेगा, उससे ही इनका निर्माण होने लगेगा। संपूर्ण धरातल का लगभग 41% भूभाग इस प्रकार का विस्तार पाया जाता है, अर्थात धरातल के 41% पर मैदान पाए जाते हैं, जो द्वितीय श्रेणी पर्वत और पठार के सबसे अधिक है, अर्थात जो पर्वत और पठार से भी ज़्यादा है। मैदान है तो मैदान पर ही कृषि कार्य अधिक होंगे और वहीं पर ही जहाँ की जनसंख्या निवास करेगी। विश्व के उपजाऊ मैदान, जैसे कि उत्तर भारत का मैदान, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन, नील नदी का मैदान आदि है। ये हमने कुछ बिंदु देखे। अब हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट मैदानों की विशेषताओं की। ये धरातल पर निम्न प्रदेश होते हैं, अर्थात धरातल पर निचले प्रदेश होते हैं। इनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती है, इनके ढाल मंद होते हैं, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं पाया जाता है, अवसादों के निक्षेप से बनते हैं, मिट्टी की मोटी परत इनमें पाई जाती है। अधिकांश मैदानों में नदियाँ या हिमनदों का विस्तार मिलता है, या तो मैदानों में नदियाँ होंगी या फिर हिमनद ज़्यादा होंगी। शुष्क वायु में निक्षेपित मैदान को छोड़कर, अर्थात जो शुष्क वायु से निक्षेप के परिणाम स्वरूप जो मैदान बनते हैं, उनमें ना तो नदियाँ होंगी और ना ही हिम नदियों का विस्तार होगा। और विश्व की लगभग 80% जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। ये हमने देख लिया यहाँ पर मैदानों की विशेषताएं। साथियों, इसमें से आप जो ऊपर हमने नोट पॉइंट पढ़े हुए थे, उनमें से भी पॉइंट को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर विशेषताओं के प्रश्न में लिख सकते हैं, यदि आपको वहाँ पर लिखने के लिए आता है। यदि सेम के सेम यही याद ना रहे तो। मैदान का उद्भव एवं विकास।
विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, जिनकी निर्माण प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। देखिए, अलग अलग प्रक्रिया क्यों होगी? क्योंकि कारक अलग अलग होंगे। कारक के आधार पर ही मैदानों का उद्भव होता है। अब देखिए, जैसे कि पटल विरूपणी बल जो कारक है, उसके कारण सागरीय मैदान के उत्थान या निर्गमन के द्वारा वह सागर तल से ऊपर उठ जाता है तथा वह मैदान में परिणत हो जाता है। अर्थात पृथ्वी का जो पटल विरूपणी बल है, पटल विरूपणी बल अर्थात ऐसा बल जो कि धरातल की संरचना में विरूपण करता है, अर्थात उसके रूप को बदलता है, तो ऐसा बल पटल विरूपणी बल कहलाता है। तो जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर उठेगा तो वह मैदान में परिणत हो जाएगा, जैसे कि अमेरिका का ग्रेट प्लेन। धरातल का अवतरण यानी कि धरातल नीचे की ओर बैठने लगेगा। धरातल के अवतरण में नदियों द्वारा लगातार निक्षेपण कार्य से विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है, जैसे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान। भूसन्नति, भूसन्नति मध्य भाग में बलन की प्रक्रिया नहीं होती। भूसन्नति जो होती है उसके मध्य भाग में बलन नहीं होता है, बाकी आसपास में बनता है, जिसके कारण यह एक सपाट एवं समतल क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आने लगता है। तो भूसन्नति के मध्य भाग सेम रहेगा, लेकिन आसपास से बलन होगा तो बीच का भाग पूरा का पूरा समतल रूप में ही उभरेगा, तो वह मैदान के रूप में विकसित हो जाएगा, जैसे कि हंगरी का मैदान। अवसादों की बात करते हैं। सागर तटीय क्षेत्रों में लगातार नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को जमा करने से सागर के तट पर मैदान का निर्माण हो जाता है, जैसे कि भारत के दोनों तटीय मैदान बने हुए हैं। मुख्यतः पूर्वी घाट को हम इसमें ज़्यादा संज्ञा देते हैं, पश्चिमी घाट तो कटाव क्षेत्र है, तो इसकी तरह आप इसे लिख सकते हैं। अगला है सागरीय तल। सागर तल के नीचे गिरने से या फिर पीछे हट जाने से नए समतल क्षेत्र का विकास होता है, जैसे कि भारत में कच्छ का मैदान, कच्छ लिखा हुआ है। अपर्दन एक उत्थित पठारी क्षेत्र में लगातार, अब एक अपर्दन कारक की बात करते हैं। अपर्दन एक उत्थित पठारी क्षेत्र में लगातार अपर्दन के कार्य सक्रिय रहने से यह पठारी क्षेत्र को घर्षित कर देता है और मैदान में बदल देता है। अर्थात एक उठा हुआ कोई क्षेत्र, कोई पठार मान लीजिए, उस पर लगातार अपर्दन हो रहा है, तो अपर्दन के पश्चात जो शेष भूमि बचेगी वह कहलाएगी मैदान। ऐसे मैदानों को हम संप्राय मैदान भी कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया मैदानों के निर्माण के कारक और कैसे कैसे निर्माण होता है वो। अब हम पढ़ेंगे मैदानों का वर्गीकरण कि मैदान कितने प्रकार के होते हैं या फिर उनको कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो रचना के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण ये ट्रिवार्थ जो भूवैज्ञानिक हैं उनने दिया हुआ है। इसमें समतल मैदान आता है, तरंगित मैदान है, लहरदार या इसे ही उर्मिल मैदान बोला जाता है, विच्छेदित या विभाजित मैदान। अगला है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अंतर्जात बल द्वारा निर्मित मैदान, जिसे रचनात्मक मैदान भी कहते हैं, और दूसरा है बहिर्जनित बल द्वारा निर्मित मैदान, यानी कि जो ऊपरी कारक हैं पृथ्वी के धरातल के उनके द्वारा। स्थिति के अनुसार मैदानों का वर्गीकरण आंतरिक मैदान होते हैं, कुछ सागर तटीय मैदान होते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। संरचनात्मक मैदान, आंतरिक बलों के कारण जब कोई महासागरीय तल ऊपर उठता है तो उसे हम संरचनात्मक मैदान की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के रूप में अमेरिका का ग्रेट प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान जो है उनमें पूर्वी तट का मैदान भी संरचनात्मक मैदान है। इनमें सागरीय निक्षेप की मोटी परत पाई जाती है, इसे पटल विरूपणी मैदान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। इसमें क्या होता है, अब अपर्दन किसी के द्वारा भी हो, चाहे वो नदी, हिमानी हवा, सागरीय लहरों से हो, तो इन अपर्दन कारकों से या फिर बहिर्जनित शक्तियों के द्वारा उत्थित भूभाग को काट पीट कर जिस समतल मैदान का निर्माण किया जाता है उसे हम अपर्दित मैदान कहते हैं। ये भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि संप्राय मैदान, जिसे हम पेनी प्लेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रवाहित जल या नदी अपवाह क्षेत्र की भूमि को काट छांट कर नीचे कर देती है और लगभग समतल एवं विस्तृत मैदान को विकसित कर देती है, तो इसे ही हम संप्राय मैदान की संज्ञा देते हैं। इसमें जो छोटे छोटे टीले बच जाते हैं जिनका अपर्दन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उन्हें मोडेनॉक कहा जाता है। इसे नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक मैदान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले वर्गीकरण की, जो कि है कास्ट मैदान। कास्ट मैदान चूना प्रधान क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, क्योंकि कास्ट जो है वो चूने से निकला हुआ शब्द है। देखिए, जब भूमिगत जल किसी चूना प्रधान क्षेत्र में अपर्दन करता है तो वहाँ पर जिस मैदान का निर्माण होता है उसे हम कास्ट मैदान की संज्ञा देते हैं। इसमें जो टीले बच जाते हैं जिनका अपर्दन नहीं होता है उन्हें हम हम्स कहते हैं। उदाहरण के लिए यूगोस्लाविया के एंटार्क्टिक कास्ट प्रदेश, उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा एवं यूकाटन, और भारत में भी चित्रकूट के जो मैदान हैं वो कास्ट मैदान के अंतर्गत आते हैं। अगला है हिमानी अपर्दित मैदान, अर्थात हिमानी के द्वारा जो अपर्दित मैदान बनेगा उसे हम हिमानी अपर्दित मैदान कहते हैं। अब हिमानियाँ उच्च भाग को अपर्दित करके इस प्रकार के मैदानों का निर्माण करती हैं।
इनमें चोटियां लगभग इनकी गोलाकार होती हैं और इनकी घाटियां चौड़ी होती हैं। उदाहरण के रूप में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिमी यूरेशिया और भारत में लद्दाख के मैदान। अब आते हैं पैडी प्लेन के बारे में। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा ही जो उठा हुआ भाग रहता है उसको घर्षित करके पैडी प्लेन का निर्माण किया जाता है। इनमें जो टीले बचे रहते हैं उन्हें इंसेल वर्ग कहा जाता है। सहारा के मरुस्थल में रेग, सेरेस, हमादा आदि मैदान इसी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं निक्षेपण से बड़े मैदान, अर्थात जो भी अपरदित पदार्थ होंगे वो कहीं जाकर छूट जाएंगे धरातल पर, उससे निक्षेपित मैदान का निर्माण होगा। जलोढ़ का मैदान, नदी द्वारा कंकड़, पत्थर, कीचड़ आदि अवसादों को जमा करने पर जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। ये निक्षेप के आधार पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि पर्वत पदीय मैदान। पर्वत पदीय नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्वत के पद अर्थात पर्वत के नीचे बनने वाला मैदान। तो नदियाँ पर्वतीय भागों का अपरदन करके जो भी पदार्थ रहते हैं कंकड़, पत्थर आदि उनको नीचे जमा कर देती हैं, उससे कि पर्वत पदीय मैदानों का निर्माण होता है, जैसे जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख आदि। जब कई जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख आपस में मिल जाते हैं तब एक विस्तृत मैदान का निर्माण होता है, जिससे पर्वत पदीय मैदान कहा जाता है। भारत में भाबर, तराई का मैदान आदि इसका अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं बाढ़ का मैदान। भाबर और तराई क्षेत्रों के बाद नदियों के दोनों किनारों पर जब अवसाद एकत्रित किए जाते हैं, नदी द्वारा छोड़े जाते हैं, तो उससे जिस मैदान का निर्माण होता है उसे बाढ़ का मैदान कहा जाता है। इसमें महीन जलोढ़ पंखों से निर्मित होता है, अर्थात जलोढ़ पंख जो होते हैं, छोटी छोटी मृदा के जो कण होते हैं, उससे इस तरह के मैदान का निर्माण होता है। आपने भी साथियों देखा होगा कि जब कभी बाढ़ आती है आपके गांव या शहर में, तो मृदा की एक पतली परत धरातल के ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिसमें कि पतली सी कीचड़ टाइप की होती है मृदा, बहुत पतली पतली, उसे ही हम बाढ़ के मैदान की संज्ञा देते हैं, जो कि मैदानी क्षेत्रों में भाबर और खादर के बाद में आता है। अब बात करते हैं अगले टाइप के बारे में, यह है डेल्टाई मैदान। डेल्टा कहाँ बनता है? तो सागर नदी के आखिरी मुहाने पर, सागर के किनारे पर। तो नदी के मुहाने पर अवसादों के जमा करने से डेल्टाई मैदान का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बना सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अफ्रीका में नील नदी का डेल्टा मैदान, अमेरिका के मिसिसिपी नदी का डेल्टा मैदान प्रमुख है। अब आते हैं हिमानी निक्षेपित मैदान। अब हिमानियों के द्वारा निक्षेपित जो मैदान बनेगा वो हिमानी निक्षेपित मैदान होगा। इसे भी 3 प्रकारों में बांटा गया है, टिल, हिमोड़ और हिमनद मैदान। हिमानियों द्वारा लाए गए छोटे बड़े कणों से निक्षेप से टिल मैदान का निर्माण होता है। ये लहरदार तल होता है और इसमें छोटी छोटी चोटियाँ तथा गड्ढे पाए जाते हैं। लहरदार होगा तो उच्चावच बनेंगे, उसमें गर्त और सुरंगों का निर्माण होगा। एस्कर, ड्रमलिन, कैम जैसी स्थलाकृतियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। हिमोड़ मैदान, हिमानियों द्वारा लाई गई विभिन्न प्रकार के हिमोड़ों के निक्षेप से बने ऊबड़ खाबड़ मैदान को हिमोड़ मैदान कहते हैं। हिमनद के अवक्षेप मैदान, इनका निर्माण हिम चादरों के पिघलने से, देखिए हिमानी जब खिसकती है तो वह अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थरों को साथ में बर्फ के अंदर जमाए रखती है। जब कहीं हिमनद पिघल जाता है पूरी तरह से तो उसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर बालू के कण रहते हैं वो उसी स्थान पर छूट जाते हैं। तो उनके छूटने से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे हिमनद अवक्षेप मैदान कहा जाता है। उसमें जो अवसाद होते हैं वो रेत, बजरी, मृत्तिका आदि के रूप में पाए जाते हैं। अगला है पवन द्वारा निक्षेपित मैदान। ये इनके क्षेत्र होते हैं शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन तीव्र गति से प्रवाहित होती है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। कारक क्या होते हैं? क्योंकि अपर्दन यहाँ पर होता है और उसके साथ ही हवा अपने पदार्थों को वहीं पर छोड़ देती है, तो निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण दोनों कारक होते हैं। निक्षेपण का कार्य यहाँ पर अधिक प्रभावशाली होता है, इसलिए इन्हें निक्षेपित मैदान कहा जाता है। जैसे कि मरुस्थलीय मैदान, अब मरुस्थलीय भागों में हवा रेत को छोड़ देगी तो वहाँ पर जिस मैदान का निर्माण होगा वो मरुस्थलीय मैदान कहलाएगा। अगला देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे कि अफ्रीका के सहारा तथा भारत के थार मरुस्थल में इस तरह के मैदान, मरुस्थलीय मैदान आपको देखने को मिलते हैं। अगला है लोयस का मैदान। मरुस्थलीय भागों में आने वाली आंधियाँ अपने साथ रेत के कणों को लेकर दूर तक ले जाती हैं और आर्द्र या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जमा कर देती हैं। इससे समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, इसे ही लोयस के मैदान की संज्ञा दी जाती है। देखिए इसका लोयस का नामकरण, लोयस का नाम फ्रांस के अल्मस प्रांत के लोयस नामक ग्राम के आधार पर पड़ा हुआ है, इसलिए इसने लोयस का मैदान कहते हैं। ऐसे ही चीन का लोयस का मैदान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आते हैं सरोवरीय मैदान। नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से झील भर जाती है तो उसे सरोवरीय मैदान कहते हैं। जैसे कश्मीर की घाटी एवं इम्फाल बेसिन में
यूरोप में हंगरी का मैदान, ये सब सरोवरीय मैदान के उदाहरण हैं। लावा मैदान, अब लावा के निकलने से और फिर जमने से जिस मैदान का निर्माण होगा वो लावा मैदान है, जैसे कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, अमेरिका आदि में लावा के मैदान बने हुए हैं। समुद्र तटीय मैदान, समुद्र के तट पर लहरों के द्वारा अवसादों के जमा करने से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे समुद्र तटीय मैदान कहा जाता है। उदाहरण के लिए रूप में भारत में ही तमिलनाडु में मरीना बीच बना हुआ है, मुंबई के तट पर जुहू बीच जो बना हुआ है वो जो मैदान है वो समुद्र तटीय मैदान के उदाहरण हैं। अब कुछ मैदान हैं जो कि यहाँ पर सारणी के रूप में व्यक्त किए गए हैं। इसमें मैदानों के प्रकार, उनके निर्माण स्थल अर्थात वो कहाँ निर्मित होते हैं और उनके उदाहरण कहाँ कहाँ पर हैं ये दिए गए हैं। तो साथियों उनके उदाहरणों को आप जरूर बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें सेव कर लें और इनके फिर आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर विश्व के कुछ प्रमुख मैदानों की सारणी दी गई है। इस सारणी से 3 मार्कर क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो उसको करने में आप सहज रहेंगे। यहाँ पर एक बार हम इनको रिवाइज करेंगे। विश्व के प्रमुख मैदान, ग्रेट प्लेन अमेरिका में और कनाडा में फैले हुए हैं, अमेजन का मैदान दक्षिणी अमेरिका में है, पेंटागोनिया और पंपास के मैदान भी दक्षिण अमेरिका में है, फ्रांस का मैदान फ्रांस में है, यूरोप का मैदान यूरोप में है, दक्षिणी साइबेरिया का मैदान यूरोप एवं एशिया में फैला हुआ है, सहारा का मैदान इंपॉर्टेंट है, यह अफ्रीका में फैला हुआ है, मालागासी का मैदान मालागासी में स्थित है और भारत के मैदान तो आपको याद है। अरब का बड़ा मैदान सऊदी अरब के क्षेत्र में फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी मैदान ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में विस्तृत है। इस तरह से आप इनको 3 मार्कर के रूप में देख लीजिएगा, इनकी स्थिति आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं घास के मैदानों की, क्योंकि मैदान का ही सब टॉपिक है घास के मैदान, तो इसलिए हम इनको यहाँ पर वैसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ के मैदान को क्या कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में यह पूछा जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, अर्थात जो गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है वहाँ की घास भूमियाँ, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ जहाँ पर लंबवत नहीं चमक पाता है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, सवाना के घास के मैदान, अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें सवाना कहा जाता है। ब्राज़ील में पाई जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को कंपोज कहा जाता है, और वेनेजुएला और कोलंबिया में इन्हीं को लानोस घास के मैदान कहा जाता है। शीतोष्ण क्षेत्रों में बात करें तो प्रेयरी, यूएसए और कनाडा में प्रेयरी घास के मैदान है, अर्जेंटीना में इन्हें ही पंपास के मैदान कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट का मैदान है, और ऑस्ट्रेलिया जो कि नीचे है तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि डाउन्स वहाँ पर पाए जाते हैं। स्टेपी, एशिया, रूस व चाइना में पाए जाते हैं स्टेपीज मैदान। इस तरह से आप इन्हें यहाँ पर देख सकते थे। अब अंत में हमारा टॉपिक रहता है कि मैदान है तो मैदानों का महत्व क्या है। तो महत्व यहाँ पर देखते हैं कि सभ्यता का विकास मैदानों में ही होता है। यहाँ पर लगभग विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। घास की उपलब्धता के कारण पशुपालन की सुलभता होती है। इनका निर्माण बारीक जलोढ़ मिट्टी से होता है, अतः ये उपजाऊ होते हैं। इनमें अन्न का भंडार पाया जाता है। साथ ही मैदान समतल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आवागमन की सुविधा होती है और व्यापार व व्यवसाय केंद्र यहाँ पर खुले हुए रहते हैं। सड़क व रेल मार्गों का निर्माण सरल होता है इनमें, इससे कि जो आवागमन के ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। उद्योग धंधों का विकास होता है। सभी मैदान विश्व के सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात जो विश्व के विकसित क्षेत्र हैं वो मैदानों में ही पाए जाते हैं। इस तरह से आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों ये टॉपिक हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक नदियों का है। साथियों ये हमारा टॉपिक हम इसको कल देखेंगे, नदियों वाले टॉपिक को। आपको बता दें कि यह पीडीएफ जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इस पीडीएफ को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नंबर्स दिए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में हमारा डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम, जिसमें कि आपको दैनिक रूप से पेपर्स दिए जाएंगे और उनके उत्तर लिखकर आपको सेंड करने होंगे टेलीग्राम के माध्यम से। आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि 5 सितंबर से प्रारंभ हो रही है डेली रूप में। साथियों वह आपके लिए एक सटीक रणनीति होगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी के स्तर को बहुत अधिक ऊपर तक ले जा सकेंगे। आप उसमें सम्मिलित जरूर होइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।